नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 जून 2022। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से एक नई श्रृंखला शुरू करी जा रही है जिसका नाम है नॉलेज सीरीज। ये आपकी 6 जून 2022 से स्टार्ट होगी। जो लोग भी 2023 यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए जो स्टैटिक विषय होते हैं उन टॉपिक्स पे चर्चा करी जाएगी। प्रतिदिन यहां पर आपको 2 लाइव सेशन आपको मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, रोज सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यह आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। चलिए अब सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आ रहा है, भारत में मृत्युदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन लिखा हुआ है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की वैधता की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। देखिए, पहली चीज आपको जानना होगा, कोई भी जिला होता है, किसी भी जिले में सबसे जो प्रमुख पोस्ट होती है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की होती है। इसके अंडर में कई सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं। जो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनको भी सजा अगर ये देंगे ना किसी केस में, तो इसकी लिमिट है कि ये मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। तो मृत्युदंड का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अब यहां पर बात करी जा रही है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी भी मामले में सबसे, इनको प्रथम श्रेणी का क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे प्रारंभिक सुनवाई होती है वो इन्हीं के पास जाती है। कोई भी केस होगा वो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा। तो प्रारंभिक सुनवाई का अधिकार इनको होता है। इनके पास जो अधिकार शक्ति होती है ये होती है कि ये मैक्सिमम 3 वर्ष तक की सजा ये दे सकते हैं। इससे ज्यादा सजा का प्रावधान इनकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो मृत्युदंड की तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर जो बात हो रही है सत्र न्यायालय, तो ये बिल्कुल जो मृत्युदंड दे सकता है, ठीक है। और लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की वैधता की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है, यह भी सत्य है। तो यह वाला कथन तो ठीक हो जाएगा। परंतु यह कथन यहां पर आया था प्राथमिक श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित, तो इसलिए पूरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। इनको पावर नहीं होती है मृत्युदंड देने की। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के विधि आयोग ने 262वीं रिपोर्ट में भारत में मृत्युदंड को बनाए रखने की सिफारिश करी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 262वीं रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी, इसके मुख्य बिंदु ये मृत्युदंड से संबंधित ही रिपोर्ट थी। तो विधि आयोग ने यहां बोला था कि मृत्युदंड को जहां तक हो सके खत्म करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस वाद भी है वचन सिंह के नाम से, पंजाब राज्य के विरुद्ध यह वाद आया था 1980 में। तो यहां पर भी उच्चतम न्यायालय ने बोला था, उन्होंने जो शब्द यूज करा था वो था द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है। तो मृत्युदंड केवल इसी मामले में दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में, ठीक है। तो इस केस को भी याद रखिएगा। तो यहां पर दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो हमसे सही कथन पूछा था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा कि 2021 में यहां पर क्या हुआ था, बॉम्बे में एक टेम्पो वाले ने, गाड़ी चालक ने एक महिला के साथ बहुत ही घृणित कार्य किया था। पहले उसका रेप करा और रेप करने के बाद उसको मार दिया। तो उसके बारे में सजा आई है और उसको डेथ पेनाल्टी घोषित करी गई है, इसलिए डेथ पेनाल्टी चर्चा में आई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तरल दर्पण दूरबीन यानी कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा राज्य उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो नैनीताल है, तो नैनीताल के पास एक शोध संस्थान आता है जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसी में देवस्थल वेधशाला आती है। वहां पर एक टेलीस्कोप लगाई गई है जिसका नाम है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। इंडिया, कनाडा और बेल्जियम, ये 3 देशों की हेल्प से ये टेलीस्कोप जो है यहां पर लगाई गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, ठीक है। एशिया के अंदर इसका जो व्यास की अगर बात करूं तो 4 मीटर का केवल व्यास है इसका। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश का पहला और एशिया में सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन है, एकदम सही है। यह आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के देवस्थल वेधशाला परिसर में 2400 मीटर की ऊंचाई पर है, बिल्कुल सही है। दूरबीन का डिजाइन और निर्माण भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में किया गया है, यह गलत है। यह यहीं पर एरीज में ही इसको डिजाइन करा गया है, ठीक है। और 3 देशों ने मिलकर एक साथ संयुक्त रूप से इस टेलीस्कोप का विकास किया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर लिक्विड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पारे का यूज हुआ है, ठीक है। इस टेलीस्कोप में
मैं एक बार आपको इसकी फिगर दिखा देता हूं। ये टेलीस्कोप का एक मुख्य पार्ट है, ये लेंस है, तो इसमें पारे का यूज करा जाएगा, जो लिक्विड पारा है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने हाल ही में NGC 4274, याद रखिएगा ये एक आकाश गंगा है, और ये आकाश गंगा अगर पृथ्वी से बात करें तो 45 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी खोज करी है इसने। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, वो डायरेक्ट ये नंबर लिख देंगे, वो पूछेंगे कि NGC 4274 ये क्या है, और ऑप्शन दे देंगे कि आकाश गंगा है, रूस के द्वारा प्रक्षेपित कोई ICBM है ना, इस तरीके के ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखिएगा ये आकाश गंगा है, इंडिया में लगी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ने ही खोजा है। तो पहले और दूसरे कथन तो सही हो जाएंगे, हमसे सही कथन ही पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कला और संस्कृति से संबंधित है। कश्मीर में एकमात्र घराना है जिसको सूफिया घराना बोलते हैं। अगर इसका पूरा नाम आप देखोगे तो कई बार इसको यह भी लिखा जाता है सूफियाना कलाम, तो इस घराने के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, तो ये कश्मीर में पाया जाता है सूफिया कलाम घराना। तो ये कश्मीर का एकमात्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना है, एकदम सही है। संतूर तार वाला एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। दोनों ही कथन एकदम सही है। और हमसे यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि गलत कथन पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। अब देखिए चर्चा में क्यों आया, क्योंकि कश्मीर के ही एक विश्वविख्यात संतूर वादक हैं, भजन सोपोरी नाम है इनका। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया था, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था, कालिदास सम्मान भी दिया गया था। चलिए अब आज का प्रश्न मेरे को कमेंट करके बताइए, कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, आज का मेरा प्रश्न है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कमेंट में बताइएगा। तो ये 3 सम्मान से सम्मानित ये विश्वविख्यात व्यक्ति थे। इन्होंने कश्मीर के सूफियाना कलाम जो घराना है उसको विश्व में पहचान दिलाई, और सबसे मेन चीज थी कि संतूर ये बजाते थे। ठीक है, ये जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये है संतूर, कई सारे इसमें तार लगे होते हैं, तो इसके ये बहुत ही विश्वविख्यात संतूर वादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए सिखों के गुरु थे। अगर मैं क्रम की बात करूं, सिखों में टोटल 10 गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु में से जो अर्जुन देव हैं, इनका जो क्रम आता है वो 5वां आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे, एकदम सही है। इनको बोला जाता क्योंकि इन्हीं के याद में हम लोग क्या बनाते हैं, शहीदी दिवस भी मनाते हैं, इसी वजह से ये न्यूज चर्चा में आई है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कि शहीदों के ये सरताज थे, उनके राजा थे, ये उपाधि इनको बोली जाती थी। यह पंजाब के प्रमुख शहरों जैसे तरन तारन साहिब और करतारपुर इनके संस्थापक थे, एकदम सही है। औरंगजेब ने राजकुमार खुसरो को धन और आशीर्वाद के साथ मदद करने के आरोप में मार डाला था। यहां पर यह चीज गलत हो जाएगी, यहां पर औरंगजेब नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर जहांगीर होना चाहिए था। ठीक है, जो अकबर के बेटे जहांगीर थे, तो उन्होंने इनको मृत्युदंड दिया था, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और पहले दूसरे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और हमसे सही कथन पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अर्जुन देव के बारे में यह भी चीज है कि जैसे 2 इन्होंने तालाब बनवाए थे, जिनको अमृतसर और संतोष सर 2 नाम दिया जाता है। हरमिंदर साहिब की अगर बात करी जाती तो उसका भी निर्माण कराया था, और कई बार ऐसा लिखा होता है कि हरमिंदर जो साहब है, तो उसकी जो नींव है वो कादरी संप्रदाय के मियां मीर ने भी रख, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना की बात होती है तो भी अर्जुन देव का नाम आता है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी थी। अब ये खबर चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अर्जुन देव का शहीदी दिवस मना रहे हैं। ठीक है, ये क्रम से सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके नाम यहां पर दे रखे हैं, तो इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। चलिए मेरा दूसरा प्रश्न है, सिख धर्म में एक राखी प्रथा होती है। ठीक है, राखी प्रथा बोलते हैं, ये किसके कार्यकाल में थी और ये क्या थी प्रथा? इसका भी उत्तर कमेंट करके दीजिएगा। पिछले वर्षों में आए 2021 में ही यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जल किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवी है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। इसका उत्तर होगा ए। इसकी प्रकृति कैसी है? द्विध्रुवी है। हमको पता है, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा सा रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, तो H2O बोलते हैं जल को, और उसका जो रासायनिक संरचना होती है वो ऐसी होती है, O पर हमको पता है ऋणात्मक चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे
धनात्मक चार्ज होता है। अब यहां पर द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, तो द्विध्रुव का मतलब है नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, या एक प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहां पर दो विपरीत चीजों की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस है, तो यहीं से इसका आता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, यह विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है और यह विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है? ऋणात्मकता का मतलब होता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तभी तो ऋणात्मक मतलब क्या है? ऋण ले लेना, मतलब उधार ले लेना, ऐसे समझ लो। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का सीधा सा मतलब है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो सौंप सकता है, ठीक है, इसके पास धन बहुत है, ये किसी को दे सकते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भी एक ध्रुव बनाता है, एक ध्रुव यहां पर बनाता है, तो ये दो ही ध्रुव कहलाते हैं। अब यहां पर क्या है, कोई भी दूसरा एलिमेंट, जैसे मान लीजिए अगर नमक का उदाहरण ले लें, तो Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है, तो NaCl होता है। अब नमक जो है वो जल में घुलनशील हो जाता है, तो Na जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा और जो Cl होगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जो भी दूसरा एलिमेंट है उसके बीच में भी देखिए, अब NaCl है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तभी टूटेगा जब ये किसी दूसरे से मिलते हैं और अपने पहले बॉन्ड की अपेक्षा दूसरा वाला जो बॉन्ड है ये अधिक प्रबलशील बना लेते हैं। अब NaCl के बीच में जो बॉन्ड है ये तभी टूटेगा जब Na ऑक्सीजन के साथ और Cl H के साथ इनसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये लोग यहां पर जाके अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इसीलिए, और जब भी इनके साथ H2O के साथ कोई इस तरीके से बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं कि वो पदार्थ घुलनशील हो जाएगा। जो बॉन्ड बना के नहीं जुड़ पाते हैं वो अघुलनशील रहते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि अब जल जो होता है उसमें दो धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, तो दोनों ही प्रकृति यहां पर मिल जाती है, द्विध्रुव मिल जाता है, इसलिए बहुत सारे पदार्थ इसमें आराम से घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवें का ए। चलिए आज के तथ्य पे नजर डाल लेते हैं। तो आज का तथ्य जो है वो पीएम केयर्स योजना पर है। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में पीएम केयर्स योजना ने क्या करा था, जो कोविड आश्रयहीन है, कोविड आश्रयहीन का मतलब है कोविड 19 के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता की बात करें या कोई और गार्जियन है जो उनका संरक्षणकर्ता की बात कर लें, तो इनको कोविड 19 की बीमारी के चलते अगर खो दिया था और इनका अब कोई नहीं बचा, ये अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए भारत सरकार ने क्या करा है, जो पीएम केयर फंड है उससे कुछ धन निकाल के और इन बच्चों को दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो बच्चे सेलेक्ट करे गए हैं, उन बच्चों का सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, किनको सेलेक्ट करा जाएगा, तो मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 इसके बीच में जिन्होंने अपने माता पिता या कोई भी उनका देखभाल करने वाला था उनको खो दिया है, तो ऐसे बच्चों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो टोटल कोई फिगर जानने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऐसे याद रख लीजिएगा 44-39 जो हैं बच्चों को स्वीकृति दी गई है। अब यहां पर ये जो पैसा दिया जाएगा तो उसमें 10 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी और वो 23 वर्ष की आयु जब वो लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद दी जाएगी, ठीक है। अभी उसके पहले क्या होगा, हर महीने उनको कुछ ना कुछ मंथली एक हेल्प मिलती रहेगी, एक वजीफा या मुआवजा मंथली दिया जाएगा। अब ये जो पैसा है वो यूज होगा उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको यूनिफॉर्म देना है उसके लिए, तो इन सब चीजों सरकार जो है उनकी मदद करेगी। अगर उनको कभी मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और कोई वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, तो उसके लिए भी लोन सरकार उनको मुहैया कराएगी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी सरकार हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब पीएम केयर्स के बारे में बात कर लें तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। आपको पता होना चाहिए कि कोविड 19 जो बीमारी थी, इसी बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने कौन सा फंड बनाया था, पीएम केयर्स फंड बनाया था। इसमें सरकार ने भारतीय नागरिकों से या जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने होते हैं इनसे अपील करी थी कि आप आइए आगे बढ़ चढ़ के और इसमें दान दीजिए। तो जब लोगों ने इसमें दान दिया तो वही फंड जो था वो सरकार ने वैक्सीन निर्माण में या अन्य सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल बनाने में, वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो कई जगह उनका यूज करा इसी फंड से लेकर, ठीक है। तो ये फंड कैसे बनाया गया है इस चीज को याद रखिएगा। आम जनता ने और कॉरपोरेट घरानों ने इसमें क्या करा है, अपना योगदान करा है।
एक दूसरे फंड की बात कर लेते हैं यहां पर, जब पीएम केयर्स की चर्चा चली है तो एक होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोष है ये। इसकी स्थापना 1948 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ये इसकी स्थापना करने के पीछे जो रीजन था वो यही था कि भाई जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित लोग थे जब भारत आए तो उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए इस फंड को बनाया गया था। अब चूंकि अब ऐसी कोई कंडीशन तो रह नहीं गई है, तो अब ये जो फंड बना हुआ है ना, इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है इसका यूज कहां पे करा जाता है? इसका यूज करा जाता है प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया भूकंप आ गया, सुनामी हो गई, चक्रवात आ गया, तो इन सारी प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को जो नुकसान होता है या जो जो भी जरूरत की सामान चीजें होती हैं वो सब सरकार मुहैया कराती है। तो उसकी मदद कहां से लेती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से। तो इस फंड को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे दोनों प्रश्नों को कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। आपके कमेंट जो हैं वो कोई दूसरा पढ़ता है तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो इस वजह से आप कमेंट जरूर करिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।